प्लेटो। इनका टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे तो 427, 337, 47 ईसी पूर्व, इसमें हम बात करते हैं। तो ये एक इनका एक लेख है जो है द रिपब्लिक। इनका एक लेख है दी रिपब्लिक। तो दी रिपब्लिक में ये कहते हैं कि समाज शास्त्र, समाज एक शरीर की तरह, समाज की जो बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो एक शरीर की तरह, एक शरीर की तरह संरचना बना हुआ है। ये शरीर की तरह जो है संरचना बना हुआ है। ये हाथ पाँव हो गया, सही से नहीं बनना, देख लीजिए। तो ऐसे बना हुआ है। इसको इन्होंने समाज कहा है, मतलब हो समझाने का प्रयास किया है कि ये समाज है। अब कैसे? अगर इसका ये हाथ हटा दिया जाए तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? जो ये बना हुआ है क्या होगा? बिगड़ जाएगी। तो कहता है, ये रिपब्लिक में कहते हैं कि नहीं, समाज जो है एक मनुष्य की तरह है। शरीर का जो संरचना बना हुआ है, जैसे हाथ का महत्व, अगर इसको हम हटा दें, तो क्या कहेंगे? अपंग है, नहीं सही से चल सकता है, नहीं सही खा सकता है। तो जैसे शरीर की संरचना में हाथ पाँव के महत्वपूर्ण है, विशेषताएं हैं, सेम उसी तरह समाज में जितने भी नियम कानून दायरा जो बना हुआ है, नॉर्म्स वैल्यू जो बना हुआ है, वो ज़रूरी है। अगर किसी एक को उसमें से हटा दिया जाए तो बहुत ही उसका कहे तो सेम वैसे ही हो जाएगा। तो ये प्लेटो कहते हैं, जो हम अभी प्राचीन काल का बात करें समाजशास्त्र के बारे में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम कॉमते पे नहीं आए हैं, अभी बहुत सारे थिंकर के बारे में हम बात करेंगे, फिर कॉमते पे हम आएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बात किया था इनके बारे में, ठीक है। सबको आपको ध्यान देना होगा, इस सब पे एकदम ध्यान देना है। तो इनका जो है 384, ठीक है, 384 से 322, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बीसी में आता है, ठीक है, ईसा पूर्व में आता है, ईसा पूर्व। इसको हमेशा आपको ध्यान देना होगा। यह है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है, तो इसमें ये बात करते हैं। तो पहले हम इथिक्स के बारे में जानते हैं कि इथिक्स क्या है। अरस्तु बात करते हैं इसके बारे में। तो सिंपल शब्दों में बताएंगे कि आसानी होगी आपको समझने में। एथिक्स का मतलब होता है अच्छा आचरण। एथिक्स का मतलब होता है अच्छा आचरण। उसके बाद दूसरा हम अगर बात कर ले तो आदर्शवादी भी इसको कह सकते हैं। आदर्शवाद ये एथिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। और आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आप समझ ही रहे हैं, जिसमें आप सत्ता कह सकते हैं, सत्ता से जोड़ सकते हैं, सत्ता प्राप्ति व संचालन। ये कह सकते हैं। आप पॉलिटिक्स के बारे में आप जान ही रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम संकेत कर रहे हैं कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दूसरा अगर हम शब्द जोड़ देंगे, शक्ति या फिर रणनीति भी हो सकता है। शक्ति और रणनीति, शक्ति और रणनीति भी हो सकता है। तो ये इथिक्स एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ले चलता हूँ। जैसे अरस्तु के मैंने बारे में बात किया, जैसे पहले प्लेटो के बारे में बात किया, फिर अरस्तु के बारे में बात किया है। तो अरस्तु एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में कहते हैं कि पहले इसको कहते हैं, एथिक्स में जो होता है आचरण व्यवहार के बारे में बात करते हैं, आदर्श के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी में हर एक तरह के नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल, रेगुलेशन है, लेकिन एक आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि ये लोग सिस्टमेटिक ढंग से बात नहीं किए थे।
जो हम आगे आएंगे बताएंगे कि कॉम्ते कैसे उसको लॉ ऑफ थ्री स्टेज में बात करते हैं, पॉजिटिविज्म में बात करते हैं। लेकिन ये जो है अभी ऐसे ही चल रहा है, मतलब एक व्यवस्थित रूप से नहीं है। तो हम अभी प्राचीन काल में हैं, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। हम लोग सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं कि अरस्तू के बारे में, प्लेटो के बारे में, खालदून के बारे में। तो उसके बाद है फिर अरस्तू, इसके बाद कहते हैं, इसके बाद जो है अरस्तू कहते हैं कि मनुष्य जो है, मनुष्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। फिर अरस्तू कहते हैं, ये दो के बाद से अपना कोट करते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो एक मैं आपसे एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आप बताइएगा कि किसने कहा कि सामाजिक संबंधों का जाल है? किसने कहा था कि सामाजिक संबंधों का जाल, ये ट्रैप है, इसमें सब फंसा हुआ है, एक दूसरे सब रिलेट करते हैं? किसने कहा था? ये प्रश्न छोड़ता हूँ, आपको इसका उत्तर देना है, बताना है। तो ऐसे ही मतलब कहते हैं कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है। जो है उनका जो टाइम पीरियड है 96 to 50 ईसा पूर्व बात करते हैं ये। ऐसे ही आते हैं सिसरो। सिसरो का जो है 16 to 43 ईसा पूर्व, ये सिसरो का है। उसके बाद आते हैं, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं। अभी जितने भी फिलोसफर जो हैं, जैसे कि एलुक्रेटिस के बारे में बात कर रहे हैं, सिसरो के बारे में, इससे पहले हम प्लेटो के बारे में बात किया, अरस्तू के बारे में बात किए, ये सब समाज के बारे में ही बात करते हैं। जितने से सब फिलोसफर थे, दार्शनिक सब थे, तो सब समाज के बारे में ही बात करते थे, किस चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मार्कस ऑरेलियस, ये आते हैं मार्कस ऑरेलियस। इनका जो होता है मार्कस ऑरेलियस का 1 to 80 100 था इसका ईसा पूर्व, ठीक है। और नेक्स्ट आता है ऑगस्टाइन। ऑगस्टाइन के बारे में आप पढ़े भी होंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ऑगस्टाइन, इसका टाइम पीरियड है 354 to 430 ईसा या फिर पूर्व। ये जो ऑगस्टाइन वगैरह जो है, ये सब देखिए कहते क्या है कि रीति रिवाज, परिवार पे बात करते हैं, ठीक है। उसके भौगोलिक दशाओं पे बात करते हैं, ये भौगोलिक दशाओं पे बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक आए, ऐसे अनगिनत आपको दार्शनिक मिलेंगे जिन्होंने समाजशास्त्र पे बात की है, जो कि अभी प्राचीन काल में हम लोग हैं। उसके बाद फिर द्वितीय खंड में चलेंगे, समाजशास्त्र के द्वितीय खंड में स्थिति क्या थी। ये जितने भी दार्शनिक हैं जो बात कर रहे हैं कि इसी कालखंड में जितने भी समाज में घटनाएं होती है, जैसे अपराध भी होते हैं, इसमें अपराध का ही बात होता है। अपराध का भी इसमें बात होता है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है। और जितने भी हमने दार्शनिक का बात किया, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं जो सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, तो श्योर है कि इस सब से क्वेश्चन आता ही आता है। अरस्तु, प्लेटो, सिसरो, ये सब से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको हमेशा इस पर ध्यान देना होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, नहीं हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ शायद आपको याद करने की ज़रूरत होगी नहीं, आप समझ जाओगे सीधे से। याद कर लिया, आपको समझा भी दिया, बहुत ही सटीक समझाया हूँ, मतलब बहुत कम टाइम में आपको इतने सारे थिंकर को ले के मैं चल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाए। आपको कोई बकवास नहीं, सिर्फ इस पर फोकस करना। आप लोग तक समझ में आ रहा होगा जितना मैंने आपको बताया? कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो
जब से कि प्राचीन काल में हमने बात किया, अरस्तु प्लेटो के बारे में, सिसरो के बारे में बात किया, थॉमस एक्विनस, प्राचीन काल में तो चले आए हैं, प्राचीन काल द्वितीय खंड में आ गए तो थॉमस एक्विनस के बारे में बात करते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1227 से 1274। ठीक है, आपको इस पे ध्यान बिल्कुल देना होगा। ये इनका जो एक लेख है, वो लेख आपको याद रखना होगा। इनका लेख है शासन का सिद्धांत। इनका लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, शासन का सिद्धांत। करते हैं थॉमस एक्विनस। ठीक है, इनका टाइम पीरियड जैसे मैंने बताया आपको कि 1227 या फिर 1274, इसको याद रखना होगा। इस पर आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दांते। दांते के बाद आप पढ़ा होगा शायद, दांते। दांते इनका टाइम पीरियड है 1265 से 1321। ये देखिए दांते फिर आते हैं। ये बहुत ही बड़े मतलब फिलोसफर, मतलब उस टाइम पीरियड के जितने भी फिलोसफर थे, उस टाइम के जितने भी दार्शनिक थे, हमेशा तर्कवादी रहे हैं, हर एक चीज़ पे प्रश्न करते थे। लेकिन एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पर है, हर एक जितने भी दार्शनिक रहे हों, वो अलग अलग फील्ड के रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के रहे हैं, अलग अलग विषय के रहे हैं, लेकिन पुनः वो जो आकर के लास्ट में समाज शास्त्र में ही आते हैं, समाज की बात करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान देना हो। जितने भी फिलोसफर हैं, हम आगे बात करेंगे, जैसे क्लासिकल थिंकर में भी आ जाएंगे हम लोग, उस पर बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी से थे ही नहीं, उनका बैकग्राउंड या फिर पहले जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहे तर्कवादी बातें करते थे। जैसा कि बताया कि मतलब ऑथेंटिक की बातें नहीं हुई, ऑथेंटिक बातें जो सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। बस चर्चाएं हो रही थी कि समाज कैसा होना चाहिए, इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, बस ऐसी बातें होती थी। ऑथेंटिक रूप में बात नहीं होती थी। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो था लेख है राजतंत्र। याद रखिएगा, राजतंत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका लेख है। जी हाँ, इस पर आपको बहुत ही मतलब से बात करो, तर्कवादी बातें करो। आप कॉम्ते से क्यों स्टार्ट करोगे? आप तरखाएं, बेबर, इससे क्यों बात करोगे? उससे आप थोड़ा पीछे आइए कि जिससे आप बात करो तो लगे कि समाजशास्त्र के छात्र है, मतलब इस लेवल का बंदा बात कर रहा है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। जैसा कि अभी मैं बता रहा हूँ कि इस सबको जानना जो है बहुत ज़रूरी है। थॉमस एक्विनस है, दांते हैं, जैसे प्लेटो के मैंने बारे में बात किया, अरस्तु के बारे में मैंने बात किया। पहले आप सिर्फ कॉम्ते कॉम्ते रट रहे थे कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हम ठीक है मानते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं हम लोग, लेकिन नहीं, क्या इनको हम छोड़ देंगे जिन्होंने समाजशास्त्र के बारे में शुरू से ही बात की है? तो जानना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में। तो आगे मैं चलता हूँ। दांते जो कहते हैं राजतंत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्वीकारो या स्वीकार करना या सामाजिक जीवन की गतिशीलता है। ये सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन गतिशीलता, ये इस पे बात करते हैं। सामाजिक जीवन और गतिशीलता है बात करते हैं राजतंत्र में। और जाहिर सी बात है, समाज समाज हम लोग रट रहे हैं, लेकिन सिर्फ समाज कह देना एक अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसमें जितने भी नियम हैं, कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, सबको ले के चलना होता है।
तो जब तक नहीं लेकर आप चलोगे, तो जैसा कि समाज में कथा जीवन ये भी ज़रूरी है, और गतिशीलता। अगर गतिशीलता भी डेवलप नहीं हुआ तो क्या होगा, विकास तो रुक जाएंगे आगे, मतलब समाज की स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस सब में ये सब बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे दाते साहब बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों को कोई दिक्कत? तो इस पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा, ठीक है। बात करते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट थिंकर है। हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं और समाजशास्त्र के बारे में अगर जान रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर दार्शनिक कोई है तो इल्म खालदून है। इल्म खालदून जो है, ये बहुत ही मतलब कहे तो मज़े हुए थे। जितने भी समाज के बारे में बात की हुई है, जितनी भी चीज़ें हम जो आप पढ़ रहे हैं, अदर खान में पढ़ रहे हैं, वेबर में पढ़ रहे हैं, या फिर कॉम्पटे में पढ़ रहे हैं, जितने भी थिंकर में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इनसे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये इनका एक लेख है, मतलब जो बुक लिखे थे ये मुकद्दमा। मुकद्दमा में जो है इन्होंने सब कुछ सारी बातें कर चुकी हैं। इनका जो मुकद्दमा है, ये मुकद्दमा जो है इसमें इन्होंने सारी बात कर चुकी है। मुकद्दमा में ये सारी बातें कर चुके हैं। जी हाँ, इनका टाइम पीरियड मैं बता दूँ आपको, बहुत इंटरेस्ट मेरे लिए, बहुत मतलब अगर कहें तो समाजशास्त्र मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे मतलब आइडल अगर कहें, सबसे अच्छे थिंकर मैं बोलूँ तो मेरे लिए इब्न खालदून ही है। जो कि इनका टाइम पीरियड होता है 1332, ठीक है, 1332 आता है। और इनकी मृत्यु जो है 1406 में हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अगर ऐसे कहेंगे तो 14वीं शताब्दी में आते हैं। इसकी भूमिका के बारे में ये बात करते हैं, कहते हैं कि जिसमें उन्होंने समाज, सभ्यता, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और धर्म के विकास की व्याख्या। ये मुकद्दमा में जो है इन्होंने समाज, सभ्यता, देखिए बात करते हैं समाज, सभ्यता, समाज, सभ्यता, राजनीति, इसमें ये बात करते हैं राजनीति, अर्थ व्यवस्था, उसके बाद धर्म, विकास, ये जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, सब में ये बात करते हैं एक ही में, मुकद्दमा में, ठीक है। इनके मतलब 5-6 में पॉइंट बताऊंगा। जो कि पहला है, आपको याद रखना होगा, मुकद्दमा, इसी में ये बात करते हैं, ठीक है। और उसका फेज बाय फेज में बता रहा हूँ आपको, 3-4 फेज तो जरूर में बता दूंगा कि इसमें ये कैसे बात करते हैं। इसमें सभ्य समाज के बारे में बात करते हैं, सभ्यता के बारे में, राजनीति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, विकास के बारे में, जो कि ये पहले कर चुके हैं, ठीक है। तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत आप लोग को? तो यहाँ पे आपको ध्यान देने बातें होंगी कि सबसे पहले ये आपको नोट कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा, वैसे मैं बता दूँ आपको कि पहली समाजशास्त्रीय पुस्तक माना जाता है। जी हाँ, इसको आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो है समाजशास्त्रीय पुस्तक अगर जो माने तो मुकद्दमा को ही माना जाता है, जिसमें इन्होंने सारी कुछ बातें कर चुकी है। ये बात अलग है कि इन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से, और उस टाइम पीरियड में, उस कालखंड में अगर हम बात करें तो उतने डेवलप नहीं थे जो कि अपना ये विस्तार करवा सकें। दूसरा में बात करते हैं कि कहते हैं कि इतिहास के सिद्धांत पे बात करते हैं, और बहुत ही रोचक बात ये करते हैं। ये कहते हैं कि इतिहास को केवल घटनाओं का क्रम नहीं माना, इतिहास को, जी हाँ, इतिहास को केवल घटनाओं का क्रम नहीं माना, बल्कि
उसके कारणों और सामाजिक शक्तियों, कारणों और सामाजिक शक्तियों। जी हाँ, ये कारणों और सामाजिक शक्तियों की बात करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं कहते कि इतिहास ठीक है, मतलब हम दोहराते हैं, लेकिन प्रश्न तो उठता है कारण का। फिर उसमें इतना ही नहीं, वो केवल कहते हैं कि इतिहास को आलोचनात्मक सोचने के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास को आलोचनाओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये मैं नहीं, खालदून जी कहते हैं कि अब सिर्फ इतिहास को पढ़ देना, उसे समझ लेना कतई सही नहीं है। आपको उसे आलोचनाओं के साथ, मतलब कटाक्ष के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आपके मन में वो प्रश्न नहीं आएंगे कि हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या रीज़न है। क्योंकि समय बदलते रहते हैं। एक टाइम था जहाँ पे मतलब कहे तो दिया से पढ़ा जाता था। हाँ, दिया से पढ़ा जाता था, इसे दिया हुआ करता था। बताइए, ये दी ऐसे करके था, इसमें मतलब जलता था, इसमें पढ़ा जाता था। इसमें मिट्टी का तेल भरा रहता था, एक टाइम था। तो आज के टाइम में अगर उस चीज़ से हम कंपेयर करेंगे, अगर तुलना करें, तो बहुत कुछ डेवलप हो चुके हैं, विकास हो चुके हैं, चेंजेज हो चुके हैं, परिवर्तनें हो चुकी हैं। लेकिन जो उस टाइम पीरियड के लिए थे, उस टाइम के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन आज के टाइम में इनका कहना है कि आप पढ़ रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे आलोचनाओं के साथ पढ़िए। उसके बाद आपके मन में रुचि आएंगी। तो ये ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। राजनीति या पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति के बारे में बात करते हैं और ये अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि खालदून ये कहते हैं कि कैसे आर्थिक गतिविधियाँ, कैसे जो है, कैसे आर्थिक गतिविधियाँ कैसे आर्थिक गतिविधियाँ, श्रम और प्रणाली, श्रम और प्रणाली, सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, तो ये मतलब कितना सटीक है। मैं पहले ही बताया था कि मैं ज़्यादा मतलब खींचूंगा नहीं, छोटे छोटे शब्दों में आपको समझा दूंगा और जाहिर सी बात को समझ में आ जाएंगे। तो कितनी आसानी तरह से कह देते हैं कि कैसे आर्थिक गतिविधियाँ और श्रम, इसमें आपको ध्यान देना होगा। आर्थिक मतलब समझ रहे हैं आपको कि इकोनॉमी, उसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, इसमें बारे में बात करते हैं और कैसे ये प्रभावित करती है। तो मैं पहले ही कहा कि अगर समाजशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, अगर आप खालदून के बारे में नहीं जान रहे हैं, खालदून के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, तो इनको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे बेहतर अगर कोई है तो खालदून जी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी थिंकर में, आपके जितने भी थिंकर आप पढ़ोगे, आपको कहीं पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या ही नहीं होगी समझने में। क्योंकि जितने सारे सब तो ये बात कर ही चुके हैं। इसी चीज़ को जो है विस्तार में जो है और थिंकर बात करते हैं, जितने भी दार्शनिक है, फिलोसफर हैं, इस किसी को तो विस्तार में बात करते हैं। अर्थ और उपार्जन का श्रम का बात करते हैं, तो आपने पहले पढ़ा भी होगा। ये सब पहले बात कर चुके हैं।
इसीलिए इनको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए आपको थोड़ा पीछे ले गया हूँ कि आपको जानने में बहुत आसानी होगी। द्वितीय चरण में भी हम चल रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसके बारे में, मतलब इसको मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए बना रहे हैं कि इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत है तो आप ये कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं इसका और अच्छे से, मतलब नहीं समझ में आएगा तो 10 तरीके से 20 तरीके से समझा दूँगा मैं। बस आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से ये बात करते हैं, खालिद कैसे बात करते हैं, प्लेटो कैसे बात करते हैं, अरस्तू कैसे बात करते हैं। ये सब सोशियोलॉजी के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने बात किया था सरकार को। जी हाँ, सरकार को इन्होंने सरकार को कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सरकार को कहा, सुझाव दिया था कि अधिक कर जनता बोझ डालता है, ठीक है। अधिक कर जो है जनता पे बोझ डालता है और राजस्व घटाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कह रहा है कि अधिक कर जो है, अगर जनता पे अधिक कर लाद दिया जाए, पहले जो लगान से आप समझ में आ जाएगा कि लगान में भी आपने देखा होगा कैसे, मतलब अंग्रेज जो है दुगना लगान वसूला करता था, जो कि वो जानता था इस बंजर ज़मीन पे नील की खेती नहीं होगी, ज़बरदस्ती करवाता था, दुगना लगान वसूल होता था। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने, मतलब उस टाइम पीरियड में, कि आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई भारत में, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। ये 13वीं 14वीं की ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पीरियड में ये बात पहले कर रहे हैं कि अगर जनता पे लगान जो अगर दे दिया जाए कि इसको अगर कहे इसकी कैपेसिटी है 10 केजी उठाने का, अब इसको कहे कि नहीं 10 केजी तुमको नहीं उठाना, तुमको 20 केजी ले जाना है, इसका हालत क्या होगा? तो पहले से ही ये ऐसा लग रहा कुपोषण का शिकार है, समझ रहे हैं आप। इसको 10 केजी है कैपेसिटी, इसको बोलते 20 केजी उठाने का। सरकार कह रहा है, सरकार है ये कह रहा है कि नहीं तुमको ले जाना ही होगा। तो अगर ले जाना ही होगा तो क्या आपको लगता है कि इस समाज जो है समाज की जो संरचना है डेवलप हो पाएगी? कतई नहीं हो सकती है, कि वो कैपेसिटी इतना है ही नहीं। तो ये सीधे सीधे कहते हैं कि आपको डेवलप होना है तो इसको सबसे पहले रोकना होगा, ठीक है। इतना ही नहीं, समझ रहे हैं आप, इतना ही नहीं, खालदून को इतिहास लेखन का जनक, खालदून को जान रहे हैं? मैं पहले ही बताया था कि आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि खालदून को इतिहास लेखन का जनक भी माना जाता है और कहा जाता है इनको, और समाजशास्त्र का पिता, जैसा कि मैं पहले आपको बताया था कि ये ठीक है, मतलब और सिस्टमैटिक ढंग से सीक्वेंस में जो होता है वो इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने वो काम नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन वो सारी बातें ये कर चुके हैं। जितने भी आगे के थिंकर आते हैं, इसके बाद जितने भी दार्शनिक आते हैं, यही बात तो करते हैं, जो कि ये जितने वर्ड पे ये लोग काम किए हुए हैं सब इन्हीं का वर्ड है, इन्हीं पे तो काम किया हुआ है, इन्हीं को विस्तार में ले गया है। तो वही गलती है कि ये सिस्टमैटिक ढंग से काम नहीं किए हैं। मतलब संरचना जो थी कि मान लीजिए ये हो गया, आदमी हो गया, ठीक है, इसका पाँव ये हो गया, हाथ यहाँ हो गया, ये हो गया पाँव, ये हो गया हाथ, मतलब ये संरचना हो गई। यहाँ मतलब यहाँ ऐसे कर देते हैं, ये मतलब मान लीजिए बाल हो गया और ये मुँह हो गया,
ये संरचना ऐसे हो गई, मतलब ये सही सिस्टमैटिक ढंग से नहीं कर पाए थे। अब समझ में आ रहा है आपको कि सिस्टमैटिक ढंग से कैसे समझ में मतलब नहीं कर पाए थे, तो इनको यहाँ मुँह देना चाहिए था, इन्होंने यहाँ दे दिया। मतलब उस टाइम पीरियड में मैंने पहले ही बताया कि उस टाइम पीरियड में वो सारी सुविधाएं नहीं थी कि वो प्रकाशन कर पाते और वो उस चीज़ को दिखा पाते। किया इन्होंने ही, समाजशास्त्र के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये मैं नहीं, आप कहीं पर अगर नहीं हो तो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जानने योग्य बातें हैं। समाजशास्त्र के पिता, उतना ही नहीं, राजनीतिक विकास का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इतना ही नहीं है इनको, राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान का प्रवर्तक, इतना ही नहीं, मैंने कहा ना, इतना ही नहीं, राजनीतिक विज्ञान का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, प्रवक्ता भी कहा जाता है। बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े। इनके बारे में, फिर किसी थिंकर के बारे में और इनके बारे में, जिनके बारे में आपको आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं किसी दिन विस्तार से बताऊंगा, मैं विस्तार से, अब बहुत ही कम समय में विस्तार से आपको बताऊंगा इनके बारे में। इनके किसी भी थिंकर के बारे में आप जानने की जिज्ञासा हो तो आप कह सकते हैं बेहिचक, लेकिन जानने हो तो इनको बहुत जानना जरूरी है। अगर समाजशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर करियर आपको इसी फील्ड में बनाना है, आपको इस फील्ड में आगे जाना है, किसी से आप बात करते हैं एज अ सोशियोलॉजिस्ट में, समाजशास्त्रीय होने के नाते आप बात कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है इनको जानना। तो लगेगा कि नहीं, लग रहा है, मतलब आप सामने में किसी से बात करोगे तो लगेगा कि नहीं ये बंदा में दमखम है। तो ज़रूरी है इसके बारे में जानना, इन खालदून के बारे में। और ये इन सब बारे में बात कर लिया है पहले ही, समाजशास्त्र के पिता इनको पहले ही माना जा चुका है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि उस टाइम में मैंने पहले ही कहा कि वो सुविधाएं नहीं थी जो इतने ये विख्यात होते। पर हम कौमते के बारे में जाने, उनके बारे में नहीं जाने, तो एक समाजशास्त्रीय होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, हमें इनके बारे में जानना है। जो मैंने यहाँ तक आपको बताया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोग तो क्लास कोई दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, अगर है तो बेशक आप पूछिए, कोई समस्या नहीं ना है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। क्या बहुत हो गया, छोड़ दें? नहीं ठीक है, मतलब कर लेते हैं थोड़ा सा और। आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पर। इनको मैं कंक्लूजन कर देता हूँ, उस पर मैं कॉमते पे आ जाऊँगा। बहुत सारे ऐसे थिंकर है, एक दो मैं चाहूँगा कि और निपटा दूँ कि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा इतना ही नहीं, इस्लामिक के इतिहास के महान विचारक थे। जी हाँ, इस्लामिक इतिहास के महान विचारक थे, बल्कि उन्होंने पूरी मानव सभ्यता की, समाज को नया दृष्टिकोण दिया। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा कि समाज को, है ना, समाज को, मानव सभ्यता की समझ को नया दृष्टि दिया। जैसे कि मुकद्दिमा में, मैं अल मुकद्दिमा जो है, जो मैं शुरू में बात किया था, उन्हीं में सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज भी पढ़ी जाती है और समाज के गहरे विश्लेषण में एक द्वितीय ग्रंथ मानी जाती है। जी हाँ, एक द्वितीय ग्रंथ के बारे में, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ही बात की कि द्वितीय चरण में समाजशास्त्र आप लोग पढ़ तो रहे हैं, हम लोग तीसरे चरण में पढ़ रहे थे समाजशास्त्र। लेकिन क्या पता था कि इस फेज में भी होता है। जैसे कि प्राचीन में मैं बात किया था, प्राचीन में मैंने बात किया, द्वितीय में बात किया मैंने पहले। ठीक है, पढ़े होंगे, लेकिन इतना याद है, पता था कि ये भी आते हैं, और इतने आसान तरीक़ा से मैंने जो समझाया आपको। तो
समाजशास्त्र पढ़ने का मतलब है, आप कुछ भी मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और नीट में लगभग क्वेश्चन एक या एक दो मतलब जितने भी मैंने अभी बात किया हो उसमें से एक इक्का दुक्का आ ही जाता है क्वेश्चन, मिलान करने में आता है। ए और बी कॉलम दे देता है और कहता है कि आपको मिलान करना है, बुक का नाम दे देगा, आपको मिलान करना है। दी रिपब्लिक दे दिया, मुकदमा दे दिया, तो अब एक सर्च थिंकर का नाम दे देगा। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, तो पता होगा तब तो आप उसमें टिकअप कर सकते हैं। हम वो भी करवाएंगे, वो भी हम करवा रहे हैं, लेकिन पता होगा तब तो करेंगे हम। तो ये सबसे ज़रूरी है। और अगर समाजशास्त्र पर नहीं समझ में आ रहा है तो चाचा कहिए, कॉमते चा बोल दीजिए, प्लेटो चाचा बोल दीजिए, तो आपको याद करने में आसान। इतना ही नहीं, उसके बाद जो है तो खालदून के बाद जो है, इतना ही नहीं, बहुत सारे दार्शनिक ऐसे आते हैं, ठीक है, विशिष्ट विज्ञानों से जुड़े अनेकों विचारकों ऐसे आते हैं, ऐसे विचारक आते हैं जो इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने थॉमस हो गया, जॉन लॉक हो गया, रूसो हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, उसके बाद आपका हो गया मार्कस ऑरेंटियस, सेंट ऑगस्टाइन। जैसे कि थॉमस के बारे में बात कर लेते हैं। थॉमस का टाइम पीरियड आपको याद होगा। थॉमस हॉब्स जो है 1598 से 1689 इसका टाइम पीरियड है। जॉन लॉक आ गया, जॉन लॉक का होता है 1332 से 1704 ईसा पूर्व हो गया। रूसो 1712 से 1778, मॉन्टेस्क्यू 1689 और 1755। उसके बाद आता है मार्कस ऑरेंटियस, उसके बाद आता है सेंट ऑगस्टाइन, ठीक है। इस पे मतलब ये लोग जो है, ये सब जो है समाजशास्त्र रखना होगा। नेट JRF अगर दे रहे हैं आप तो लगभग इसमें से क्वेश्चन, अब रिसर्च पढ़ रहे हैं तो रिसर्च में आपको ये भी पढ़ना होगा। रिसर्च में जॉन लॉक आते ही आते हैं, उसके बाद रूसो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मॉन्टेस्क्यू को भी पढ़ना ही होगा। मतलब एक्स्ट्रा थिंकर में आपको पढ़ना है, जो 26 थिंकर आप पढ़ते हैं ना, उसके अलावा आपको ये सब पढ़ना होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा इसके बारे में। मॉर्कस के बारे में पढ़ना होगा आपको, है ना, मॉर्कस और लिस्ट। तो लगभग जितना मैं बता रहा हूँ नेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। नेट JRF अगर आप दे रहे हैं या फिर किसी भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम आप दे रहे हैं, समाजशास्त्र से रिलेटेड, तो लगभग ये सब आने वाले हैं। तो आपको ये सबको याद रखना होगा। अब हम आते हैं समाजशास्त्र का ओरिजिन के बारे में बात करेंगे हम, कि इसमें बात करते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में ये 19वीं सदी का जो बात करेंगे हम, अब 19वीं सदी का, ठीक है, 19वीं सदी का जो बात करेंगे प्रारंभ तक ही रही, कि समाजशास्त्र को प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक नींव, याद रखिएगा, प्रथम, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है, प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक नींव फ्रांसीसी दार्शनिक, मतलब नींव रखा इसने। मैंने पहले ही बताया था कि इन लोगों ने बस ऐसे ही बात किया था, इन्होंने नींव रखा, ठीक है, नींव रखा इन्होंने, क्या रखा, नींव। कौन थे, फ्रांसीसी दार्शनिक। फ्रांसीसी दार्शनिक कौन थे, जो कि अभी कुछ वक्त मैंने बात किया कि अगस्त कॉम्ते जो थे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, अब समाजशास्त्र पे आए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने नींव रखा, ये फ्रांस के थे, फ्रांसीसी, ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रांसीसी समाजशास्त्री ये थे, ठीक है। और इनका जो मैंने अभी बताया कि मतलब इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा हमेशा से 1798, अगर नहीं समझ में आता फिर से इसको कर दे रहा हूँ, देखिए 1798 से, ठीक है, 1857, मतलब इसका जन्म होता है इतनी ईस्वी में और मृत्यु जो होता है 1857 में हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है फ्रांस के थे और मुख्य रूप से ये समाजशास्त्री ये थे, ठीक है ना।
फादर ऑफ अगर बोलेंगे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते भी हैं कि अगस्त कॉम्टे को ही माना जाता है, ठीक है ना। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कॉम्टे को ही माना जाता है, कहा जाता है। जैसे कि क्योंकि इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से बात किया, इन्होंने उसको नींव रखा और साइंटिफिक बात करते थे ये, ठीक है। ये कहते मैं प्रत्यक्ष को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये फिर अपने ही सिद्धांत से एक्टिविज्म का बात करते हैं, ठीक है। एक तरफ जो है प्रत्यक्षवाद का बात करते हैं ये, सकारात्मकवाद, ठीक है ना। तो एक तरफ ये कहते हैं कि मतलब हमेशा ये कहते हैं कि सामाजिक जितनी भी संरचना, जितनी भी घटनाएं हैं, हम साइंटिफिक रूप से उसे देखेंगे, किसी के कहे सुने पे हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब लॉ ऑफ थ्री स्टेज ही अपना थ्योरी देते तो फंस जाते हैं ये, ठीक है। थिंकर्स को बहुत ही सरल रूप में करने वाले हैं। जी हाँ, आपको 26 थिंकर को मैं अपने बहुत सारे वीडियो, घंटों वीडियो आप देखे होंगे, कितने सारे मेरे रास्ते चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही कम समय में 26 थिंकर को मैं कवर कर दूंगा। और बहुत जैसे कि अभी मैं बताया इससे पहले, तो एकदम आसानी से मैं आपको समझा दूँगा इसके बारे में, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में करें, और मैं आपको, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो कौन जानता है। सबसे पहले इसको जानने से पहले थोड़ा टाइम लगेगा, पहले हम जानें कि ग्रैंड फादर कौन है। अगर नहीं समझ में आएंगे तो जिसे कहते हैं परदादा, दादा को भी छोड़, इसके बाप को भी जानने का हम कोशिश करेंगे कि इसका बाप कौन है, इसका बाप कौन है, तो और आसानी होगा समझने में। जब इसके बारे में जान ही लेंगे तो ये सब क्या है हमारे लिए, किस खेत का मूली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, कोई दिक्कत तरीके से बताऊँगा, बहुत आसान तरीके से, कोई हल्ला नहीं, एकदम साइलेंट मूड में, ठीक है।